हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं साइमन कमीशन से लेके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक थी। ये तो 1930 में आया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था 1930 में आया था, लेकिन आज हम 1932 तक करेंगे, ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, सबको पता होगा, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। जो थर्ड वाला हुआ था वो 1932 में हुआ था। तो आज हम वहाँ तक देखने वाले हैं, ओके। और उसके बाद ये, हाँ, कल हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा 1932 से जितनी भी स्टोरी बची हुई, जितनी भी कहानी बची हुई है आज़ादी तक, 1947 तक, वो हम कल देख लेंगे। और कल हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। कल ख़त्म हो जाएगा हिस्ट्री। एंशियंट हमने ख़त्म कर दिया है, मेडिवल ख़त्म कर दिया है, और कल हम मॉडर्न ख़त्म कर देंगे, तो पूरा हिस्ट्री हमारा ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी तो हमने ऑलरेडी ख़त्म कर रखा है, पूरा इंडियन पॉलिटी। इसके बाद हम जाएंगे ज्योग्राफी पे, परसों से हम ज्योग्राफी पे जाएंगे, ओके। चलो, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं, ठीक है। आंखें बंद करो, उसके बाद रिकॉल करते हैं। कल हमने क्या देखा था? कल हमने इमरजेंस ऑफ गांधी देखा था। इमरजेंस ऑफ गांधी में सबसे पहले हमने गांधी जी को बुलाया था। कब बुलाया था? 9 जनवरी 1915 को बुलाया था उनको, ठीक है। और फिर वो आए थे, तो स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं किया। फिर 1917 में उन्होंने चंपारण लाया, फिर 1918 में उन्होंने अहमदाबाद लाया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फिर 1918 में ही दूसरे बार में खेड़ा सत्याग्रह लाया गया। ये सब चीज़ें हमें याद आ रही है सब कुछ। फिर 1919 में एक रॉलेट एक्ट आता है। फिर जलियांवाला बाग होता है। जलियांवाला बाग होता है तो जो जनरल डायर होता है उसके लिए एक कमीशन बिठाया था। क्या नाम होता है उस कमीशन का? हंटर कमीशन उसका नाम होता है। फिर 1919 में एक चीज़ और हुआ है, मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, जिसमें डायरकी को प्रोविंस में लाया था। डायरकी लाया था प्रोविंस में, ठीक है। और डायरकी में 2 लिस्ट लाया था, एक ट्रांसफर लिस्ट, एक रिजर्व लिस्ट, ये सब बताया था। फिर बाई कैमरल सिस्टम आता है सेंटर पे बाई कैमरल सिस्टम मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस आता है। ये सब चीज़ें याद आ रही है। फिर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो था उसको लॉन्च किया था। कब किया था? 1920 में। फिर चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में। फिर उसी को देख के, चौरी चौरा इंसिडेंट को देख के भी गांधी जी क्या करते हैं? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बॉयकॉट कर देते हैं, हटा देते हैं। ये सब याद आ रहा है। फिर इसमें फिर 2 टाइप के ऐसे लोग बन जाते हैं, एक होते हैं प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स, एक होते हैं प्रो चेंजर्स। ये सब चीज़ें हैं। फिर सत्याग्रह पार्टी लाया जाता है, किसके द्वारा? प्रो चेंजर्स के द्वारा सत्याग्रह पार्टी लाया जाता है ना। तो चलो अब उसके आगे हम चलेंगे। हाँ, 1924 पे तक बताते। 1924 में फिर गांधी जी, वैसे तो गांधी जी को 6 साल की जेल हुई थी, लेकिन फिर 2 साल में वो निकल गए थे। 1924 में बेलगम में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें फर्स्ट मतलब गांधी जी फर्स्ट और लास्ट प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। तो कौन से सेशन में? बेलगम का जो सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन बने थे? गांधी जी। 1924 में वो सेशन हुआ था, ठीक है। चलो अभी 1927 में 27-28 में अब साइमन कमीशन आएगा, तो उसके पहले हम देखते हैं कुछ। तो जब ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बॉयकॉट कर दिया गया था, हटा दिया गया था, तो भी जनता में पूरा एकदम क्या हो गया, एकदम गर्म का माहौल हो गया एकदम जनता कि ऐसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हटा दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोग उसमें जुड़े हुए थे। अभी हटा दिया जाएगा तो सब लोग गुस्से हो जाएंगे। पूरा जनता एकदम गर्म हो चुकी थी। तो 1924 में एक फॉर्मेशन होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। हिंदुस्तान सब फिर अपने अपने जगह पे, अपने अपने एरिया में, एक क्षेत्र वाइज, अपने अपने क्षेत्र वाइज में एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन 1924 में फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ बनता है? ये कानपुर में बनता है। ये किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल, जे.सी. चटर्जी और सचिन सन्याल जी के द्वारा। नाम याद रखना जरूरी है, तो थोड़ा हाँ ज़रूरी है, उतना भी नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा नाम एक ध्यान में रखना। ईयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, और कहाँ ये बना था? कानपुर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। फिर देखो अब ये एसोसिएशन बना है तो कुछ ना कुछ तो ये करेंगे ना। फिर 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी इंसिडेंट होता है। अभी तो इसका नाम काकोरी इंसिडेंट है, लेकिन उस वक्त ये काकोरी ट्रेन रॉबरी था ये, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रेन को लूटा जाता है। और ऐसे ट्रेन ऐसे जा रही होती है, तो ऐसा होता है कि यहाँ पे उस ट्रेन में बहुत सारे गहने वगैरह, सामान वगैरह पूरा रखा रहता है। इसमें बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें, तो उसको लेना होता है, उसको लूटना होता है उस चीज़ को। तो उसी पे ये काकोरी इंसिडेंट होता है, ठीक है। तो काकोरी विलेज का नाम है, और ये लखनऊ यूपी में ये इंसिडेंट हुई है, ये चीज़ें। और इसमें कौन कौन से लोग थे? अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अभी हमने इनका नाम ऊपर देखा, राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आज़ाद, इसमें ये सब लोग थे। तो काकोरी इंसिडेंट 9 अगस्त को होता है, ये सब याद रखना। ये सब डेट, ये सब इंपॉर्टेंट है। कहाँ होता है? यूपी में होता है। ये सब लोगों का नाम याद रखना थोड़ा सा। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें थे, ये भी याद रखना।
और इन चारों को फांसी दे दी जाती है 1927 में ही। 25 में हुआ ना ये, तो ये 27 में इनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो होते हैं वो भाग जाते हैं। पता ही होगा, सब मूवी देखी होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो होते हैं वो सब भेष बदल के हर जगह ऐसे खुद को छुपाते रहते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद तो बच जाते हैं, लेकिन ये चारों को फांसी लग जाती है 1927 में। और ये हैं अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह। और इनको सैल्यूट करो, हमारे फ्रीडम फाइटर्स। चलो 1928 में फिर अभी देखो जो HRA बना, HRA बना, क्या बोलेंगे शॉर्ट में, HRA बना। तो अब ये तीनों जो हैं, ये तीनों को तो ये तो हट ही गई, इनको तो फांसी लग गई। तो ऐसे ही मतलब जो इसके फाउंडर थे, जो ये HRA जिन्होंने बनाया, वो सब तब चल गए। तो अब इसको बढ़ाया जाएगा, आगे इसको एक्सटेंड किया जाएगा। HRA को इसका नाम बदल दिया जाता है, HRA को HSRA बना दिया जाता है। और H का मतलब होता है सोशलिस्ट, इसमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, तो सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी होती है उसको ऐड कर दिया जाता है। और HRA को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है HSRA में। और ये कब होता है, 1928 में होता है। और इसमें कौन कौन से मेंबर रहेंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव। भगत सिंह इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब भगत सिंह ही इसको ऐसा बनाए, इसको ऐसा मानो, ठीक है। भगत सिंह इसमें लीड ऐसे मान सकते हो। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव HRA को ट्रांसफॉर्म कर दिए HSRA में। इसका मतलब उसमें सोशलिस्ट वर्ड को ऐड कर दिए। कहाँ हुआ था ये, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, वहाँ हुआ था दिल्ली में, ओके। और ये पूछा जा चुका है कि HSRA कहाँ बना है, तो दिल्ली में, ओके। अब जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोग भी अपने अपने अलग अलग अपना एक सभा बना रहे थे। तो जैसे कि एक भगत सिंह है, उन्होंने एक सभा बनाया, पंजाब नौजवान भारत सभा, तो उन्होंने एक सभा बनाई। तो इस देखो, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, एज अ वन लाइनर पढ़ते जाओ। याद कैसे रखोगे, भगत सिंह पंजाब वहीं के थे, पाजी, तो ऐसे ही सब याद रहेगा। अपने अपने एरिया में नहीं सभा बनाएंगे, थोड़ा ना पंजाब के हो तो जाके साउथ में जाके सभा बनाएंगे, नहीं। साइमन कमीशन, तो यहाँ सिर्फ ये पढ़ो कि साइमन कमीशन, बस नाम या पता है, लाला लाजपत राय सब पता है, आगे भी हम साइमन कमीशन करने वाले, ठीक है। 1927 में फिर साइमन कमीशन आता है। उसमें लाला लाजपत जो राय होते हैं वो उस साइमन कमीशन के अगेंस्ट लीड करते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कौन सा स्लोगन, साइमन गो बैक, फुटो इधर से साइमन फुटो इधर से, ठीक है। और फिर लाला लाजपत राय को इसमें लाठीचार्ज से इनको मार दिया जाता है, लाठीचार्ज इन पर किया जाता है। और किसके द्वारा, स्कॉट के द्वारा, और उनको मार दिया जाता है लाठी चार्ज के द्वारा, ठीक है। लाला लाजपत राय इन्होंने कौन सी मैगजीन निकाली थी, याद है, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, ठीक है। तो अभी 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, और जिसमें लाला लाजपत राय को किसने मारा, स्कॉट ने मारा। तो अब भगत सिंह को गुस्सा आ गया, लाला लाजपत राय को उसने मार दिया है, ठीक है। क्यों गुस्सा आ गया, क्योंकि लाला लाजपत राय को भगत सिंह एज अ आइडल मानते थे, ठीक है। तो अब कोई भी किसी के आइडल को ऐसे मार देगा, वो भी इस तरीके से लाठी चार्ज के थ्रू, तो कितना गुस्सा आएगा। तो ये आइडल मान देते, तो अब भगत सिंह लेंगे बदला, 1928 में लेते हैं बदला। तो कौन कौन होते हैं इस बदला लेने में, भगत सिंह होते हैं, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, ओके। और ऐसा है कि गोली तो भगत सिंह चलाते हैं, और चलाते हैं ये राजगुरु चलाते हैं गोली, ये दोनों गोली चलाते हैं। सुखदेव होते हैं इसमें एज अ हेल्प की तरफ वो काम करते हैं। और इसमें वो चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, इसमें वो भी हेल्प ही करते हैं इनको, ठीक है। भगत सिंह राजगुरु ये सामने से जाके शूट करते हैं, और ये दोनों हेल्प करते हैं सिर्फ, ठीक है, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद। 1928 में भगत सिंह और राजगुरु किल्ड किसको, सॉन्डर्स को, इंस्टीड ऑफ स्कॉट को नहीं मारते, वो इंस्टीड ऑफ सॉन्डर्स की जगह वो स्कॉट की जगह वो सॉन्डर्स को मार देते हैं, ठीक है। 1928 में भगत सिंह और राजगुरु जो शूट करते हैं, तो वो स्कॉट की जगह पे सॉन्डर्स को मारते हैं। अब लाला लाजपत राय को किसने मारा था, स्कॉट ने। लाठीचार्ज में जो मारा था लाला लाजपत राय को, किसने मारा था, स्कॉट ने। लेकिन भगत सिंह जब बदला लेने गए तो वो स्कॉट की जगह पे सॉन्डर्स को मार दिए, ठीक है। तो फिर अब इस पे चलेगी सब कुछ, मुकदमा वगैरह चलता है इनके ऊपर। फिर इनको इसको एज अ कॉन्स्पिरेसी, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि इस चीज़ को एज अ कॉन्स्पिरेसी देख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे मुकदमा चलेगा इनके ऊपर अभी। फिर क्या होता है, 1928 में हो गया। 1929 में फिर एक 8 अप्रैल 1929 को
बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये सब चीज़ें याद आ रही है आपको, क्योंकि ये सब देखो एंशिएंट हिस्ट्री ऐसा पढ़ा, कुछ नहीं पता, सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं जानते, लेकिन ये सब पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें पता है, मूवीज़ में देखा है, इतना बार सब चीज़ों को पता है, स्टोरीज पे पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब उतना समझाने का कुछ है नहीं, सबको पता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने से बम फेंका था। तो बॉम्ब फेंका था कहाँ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। भाई किसके द्वारा फेंका गया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों गए थे, इसमें मूवी में दिखाया गया इसमें भी। ठीक है, और ये क्यों फेंका था बॉम्ब, क्यों फेंका था? टू मेक डेफ हियर। बॉम्ब फेंका था लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी को मारने के लिए नहीं, कोई रीज़न था मारना था नहीं। जो असेंबली हो रहा था तो वहाँ पे बीच में एक जगह था जहाँ पे कोई लोग नहीं थे, और वहीं पे बम फेंका गया था। क्यों? किसी को मारने की मंशा नहीं थी, किसी को मारना नहीं था इनको सिर्फ बहरों को सुनाना था। जो ब्रिटिशर्स बहरे हो चुके हैं, ब्रिटिशर्स से ये लोग जो मांग कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे हैं, तो उनको दिखाना था कि बहरे सुनो, हमारी मांग को सुनो। ये था सर पर्पस बॉम्ब फेंकने का, किसी को मारना नहीं था। ठीक है, सिर्फ धुआं करना था। चलो, तो क्यों फेंका गया था? टू मेक द डेफ हियर, बहरों को सुनने के लिए, ब्रिटिशर्स को सुनाने के लिए कि मैं हमारी बात सुनो। कब फेंका गया था? ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल इस पर इसलिए जोड़ दे रहे हैं कि 8 अप्रैल याद कर लेना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि कब पूछ लिया गया था, डेट पूछ लिया गया था एक बार, इसलिए। वैसे 1929 तो बहुत इंपॉर्टेंट याद करना, थोड़ा सा 8 अप्रैल भी थोड़ा सा कनेक्ट करना। ओके, अब 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को, शिवराम राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को हैंग कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। भगत सिंह राजगुरु अभी ऊपर पढ़ा ना, वो जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, भगत सिंह राजगुरु ही तो मारे थे सॉन्डर्स को, यही दोनों। और ये जो अभी सुखदेव जो थे, हाँ सुखदेव जो थे वो एज ए हेल्पर काम कर रहे थे, हेल्प। और चंद्रशेखर आजाद हर बार की तरह वो फ्लेट भाग जाते थे वेश बदल कर। तो ये तीनों को हैंग कर दिया जाता है लाहौर जेल में। और यही 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। इसी 23 मार्च को हम मार्टर्स डे, शहीद दिवस मनाते हैं, ये तीनों के नाम पे। ठीक है, और यही तो इसी में तो इनकलाब जिंदाबाद इन्होंने कहा था, तीनों ऐसे एक साथ बोले थे, इनकलाब जिंदाबाद। 1931 में अब आएगी चंद्रशेखर आज़ाद की बारी। आज़ाद में स्पेलिंग मैंने ज कर दिया, इसमें आज़ाद डी करो यहाँ पे। चंद्रशेखर आज़ाद किल्ड हिमसेल्फ इन अल्फर्ड पार्क। तो सबको पता है कि अल्फर्ड पार्क में ये भेष बदल के तो रहते थे, ब्रिटिशर्स के पहचान में तो आते नहीं थे। एक बार ये अल्फर्ड पार्क में से घूम रहे थे, उनके साथी इनसे मिलने जाते हैं अल्फर्ड पार्क में। फिर बाहर जाके ब्रिटिशर्स को बता देते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उस पार्क में बैठा हुआ है, ऐसे बता देते हैं, देशद्रोही कहीं का। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं पूरा फौज लेके, फिर इनको ऐसा घेर लेते हैं। फिर लास्ट में ये क्या करते हैं, जब इनकी आखिरी एक गोली बची होती है तो इनको होता है कि हमको ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मरना है, उनके हाथ में मुझे नहीं जाना है। ये फिर खुद को, एक गोली बची होती है, खुद को शूट कर लेते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद किल्ड हिमसेल्फ इन अल्फ्रेड पार्क। और अभी इस पार्क का नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। इस पार्क का नाम अभी चेंज कर दिया गया है और इस पार्क का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। कहाँ है ये? इलाहाबाद में, इलाहाबाद। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट हो रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को मारा, ये जो इंसिडेंट हो रहा है, ये भगत सिंह और शिवराम राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों के फांसी के पहले है। 1931 कब? 27 फरवरी का ही कहानी है। ये जो अपने आप को शूट किए हैं 27 फरवरी का ही कहानी है। और इनका 23 मार्च का है। देखो कितना पहले का है। चंद्रशेखर आज़ाद इन तीनों के पहले ही शहीद हो जाते हैं। अब ये तो हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिवॉल्यूशनरीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे। तो ये हमने देखा कि कहाँ देखा, सब पंजाब वाले, देखो पंजाब नौजवान सभा, ये सब बिहार पंजाब वाले एरिया में, यूपी बिहार पंजाब ये सब वाले एरिया में सब चीज़ें हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि इधर बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में भी कुछ हो रहा था। तो चिट्टागोंग आर्मरी रेड हो रहा था 1930 में। चिट्टागोंग आर्मरी रेड हुआ था 1930 में, जिसके लीडर कौन थे? सूर्य सेन। इसके लीडर थे सूर्य सेन। चिट्टागोंग ये अभी बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में प्रेजेंट अभी पड़ता है चिट्टागोंग आर्मरी रेड 1930 में हो रहा था बंगाल में, और लीड बाय सूर्य सेन एक टीचर थे, इसलिए इनका नाम है, एक और नाम है मास्टर दा इनको कहा जाता है। ठीक है,
और इस चित्तगोंग आर्मी रेड है क्या, ये देखो ये है, इसमें बहुत सारे ऐसे आर्सनल्स वगैरह आर्मी आर्म्स वगैरह रखे हुए थे, तो इसको रेड करना था। सब लोगों ने प्लान बनाया था कि इसको, इसमें जो भी चीज़ें रखी हुई है आर्म्स वगैरह, उसको रेड करेंगे, उसको लूटेंगे, फिर उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। हम लोग जो रिवॉल्यूशनरीज जो काम करते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे, तो इसके लिए रेड किया गया था, जिसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट की थी, जिनका नाम है सुनीति चंदेरी, बीना दास, कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वादेदर। प्रीतिलता वादेदर, वुमेन का नाम याद रखना है। तो वैसे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लेना। सुनीति, बीना दास, थोड़ा थोड़ा कल्पना दास, जो याद कर सकते हो, जैसे कल्पना दास कल्पना चावला से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, बीना दास पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। प्रीति से कुछ थोड़ा सा निकालना, प्रीति, सबको ये प्रीति नाम तो सबको ये याद हो गया होगा, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, जो याद कर सकते हो कर लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं साइमन कमीशन पे। अब हमारा जो लेक्चर है, इसके पहले भी वो लेक्चर ही था, ऐसा कुछ नहीं था, वो भी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ें हैं, लेकिन अब हम चलते हैं जो हमें करना था। तो याद करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था ना, अभी बताया, मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। तो इसको चेक करने के लिए कि ये जो रिफॉर्म आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो आया है, मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको कहा जाता है। क्लेम्सफोर्ड कौन था, वायसराय। मॉन्टेक कौन था, सेक्रेटरी, इसलिए इसका नाम है मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये जो रिफॉर्म आया, इसको चेक करने के लिए कि सही से काम कर रहा है कि नहीं रिफॉर्म, ये कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है, और इसमें क्या क्या चेंज करने होंगे, ये सब चीज़ें देखने के लिए हुआ था कि 10 साल बाद आकर चेक करेंगे कि ये जो रिफॉर्म लाया गया है वो सही है कि नहीं, जो भी है ब्रिटिश के नज़र में ये सही है कि नहीं, इसमें और क्या क्या चेंजेस करने हैं, जो भी अमेंडमेंट्स जो भी है, तो इसको 10 साल में चेक करना था। लेकिन ये लोग आ गए थे 8 ही साल में। देखो 1919 है नहीं, 1927 में, मतलब 8 ही साल में ये लोग आ गए थे। तो एक कमीशन बिठाया गया था इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म को एज ए चेक करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया था, जिसका नाम है साइमन कमीशन, ठीक है। क्यों बिठाया गया था, पता चल गया क्यों ये साइमन कमीशन आया, अंडर द चेयर। और इसका साइमन कमीशन नाम क्यों है, क्योंकि इसका जो चेयरमैन था जॉन साइमन था। तो जॉन साइमन के चेयरमैनशिप के अंडर में ये था, तो इसीलिए इसका नाम है साइमन कमीशन। क्यों आया था, टू चेक द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, के और भी आगे रिफॉर्म्स क्या क्या लाना है उसके हिसाब से इसको पहले चेक करेंगे, उसी हिसाब से और भी रिफॉर्म्स लाएंगे इंडिया में, तो इसको चेक करने के लिए आया गया था। तो साइमन कमीशन 1927। फिर ये इंडिया कब पहुंचा, 1928 में इधर इंडिया पहुंचा साइमन कमीशन, अराइव्ड इंडिया। फिर इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ, अभी ऊपर बताया, फिर कहा गया साइमन गो बैक। फिर वो लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के थ्रू फिर उनको मार दिया गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसके रिवॉल्ट लोग कर क्यों रहे थे, जो साइमन कमीशन का रिवॉल्ट लोग कर क्यों रहे थे, लाला लाजपत राय कर क्यों रहे थे, लाला लाजपत राय भी कर रहे थे, पूरे लोग, पूरा जनता भी कर रही थी। क्यों कर रहे थे, क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे साइमन कमीशन में, 7 मेंबर थे, 7 मेंबर का कमीशन था, और सारे 7 मेंबर सारे वाइट थे, कोई इंडियंस नहीं था। तो वही था कि भाई तुम इंडिया के लिए रिफॉर्म्स लाने वाले हो, तुम इंडिया में आके कुछ करने वाले हो, इंडिया के लिए तुम करने वाले हो, और इसमें इंडियंस ही नहीं है। तो ये क्या बात हुई, हमसे पूछो तो सही हमें क्या चाहिए, क्या हमारे रिप्रेजेंटेटिव को तो इसमें रखो, तो हम पता चलेगा कि चाहिए क्या। तुम अपने मर्जी से कुछ भी ले आओगे, और लाना हमारे लिए है तुम्हें। तो यही इसलिए रिवॉल्ट हुआ था कि इंडियंस तो तुमने रखे नहीं, और तुम इंडिया की बात करने इधर आए हो। इंडियंस तो तुमने ये कमीशन में रखे नहीं एक भी, सब तुम्हारे कमीशन में जितने भी मेंबर्स सब तो वाइट हैं। तो इसलिए रिवॉल्ट हुआ था, और ये हुआ था साइमन गो बैक रिवॉल्ट नहीं, मतलब जो भी साइमन गो बैक का ये जो मूवमेंट निकाला गया था, स्लोगन निकाला गया था। फिर अब ये उस वक्त का जो सेक्रेटरी था, उस वक्त का सेक्रेटरी कौन था, उस वक्त का सेक्रेटरी था बिरकनहेड, उस वक्त का सेक्रेटरी था बिरकनहेड। तो वो चैलेंज करता है इंडियंस को चैलेंज करेगा कि देखो साइमन कमीशन ने अपने कमीशंस में, अपने रिपोर्ट में ये चीज़ें लाई थी, ठीक है, तुम इंडियंस कुछ ऐसा ले आओ जिससे तुम्हारी जनता, इंडियन लोग ही कुछ रिपोर्ट ऐसा ले आओ जो तुम्हारी लोग एक्सेप्ट कर लें। चैलेंज करता है कि तो अगर ठीक है तुमको साइमन कमीशन का रिपोर्ट नहीं मानना है, मत मानो, कोई बात नहीं, तुम इंडियंस कुछ ऐसा लाओ, कुछ ऐसा रिपोर्ट बनाओ जो तुम तो एक्सेप्ट करो ही, तुम बनाए तो तुम तो एक्सेप्ट करोगे ही, इंडियंस, तुम्हारा जो जनता है, इंडियन लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लें। तो कुछ ऐसा रिपोर्ट लेके आओ तब हम मानेंगे। तो बिरकनहेड ने चैलेंज कर दिया, ठीक है। तो वही फिर नेहरू रिपोर्ट आता है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, फिर वही आता है 1928 में, अगस्त में ये आता है 1928 अगस्त में, ये मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आता है। मोतीलाल कौन थे,
वही जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं और ये बहुत बड़े वकील थे। तो ये रिपोर्ट आता है जिसमें इन्होंने मांग की थी किस चीज़ की, डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस ये पूर्ण स्वराज नहीं है, पूर्ण स्वराज का मतलब पूर्ण आज़ादी, ये डोमिनियन स्टेटस है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि जो सरकार है वो तो इंडिया की ही रहेगी, इंडिया की गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन जो ऊपर सबसे ऊपर में जो रहेगा जिसका मतलब अथॉरिटी है वो राजा रहेगा। राजा वही ब्रिटिश रहेगा, ब्रिटिशर्स रहेंगे वो, लेकिन पूरी गवर्नमेंट इंडियंस की रहेगी। तो ये होता है डोमिनियन स्टेटस। पूरा पूर्ण स्वराज तो नहीं मिला। पूर्ण स्वराज में मतलब तुम जाओ इधर से, निकलो इधर से, वो पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या मांग की, डोमिनियन स्टेटस की मांग की। अभी तक पूर्ण स्वराज का बात नहीं निकला है। मिक्स्ड इलेक्ट्रोरेट की बात की, अभी जो हो रहा था मुस्लिम के लिए अलग इलेक्ट्रोरेट ला दिया गया था 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म में। फिर ये मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में लाया गया कि और एक्सटेंड किया गया, ये सेपरेट जो इलेक्ट्रोरेट था उसको एक्सटेंड किया गया, क्रिश्चियन में इस सब में एक्सटेंड किया गया और उसको बढ़ाया गया। तो इसको हटा के मिक्स्ड इलेक्ट्रोरेट लाओ, ये डिमांड था मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसका डिमांड था। फिर रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी ऑन पॉपुलेशन के बेसिस पे माइनॉरिटी का रिजर्वेशन दो, ठीक है, ये जब डिमांड थी। इंपॉर्टेंट कौन सा डिमांड है भाई, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये जो डिमांड है इसको किस किस लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इसको सपोर्ट किया अम्बेडकर ने, इसको सपोर्ट किया, अम्बेडकर जी ने इनको सपोर्ट किया, और कौन कौन लोगों ने जिससे कि इनको रिजेक्ट किया, इस रिपोर्ट को कौन कौन लोगों ने रिजेक्ट किया। तो जो उस वक्त की जो यंग जनरेशन थी उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई डोमिनियन स्टेटस की बात क्यों कर रहे हो, पूर्ण स्वराज मांगो ना, पूर्ण स्वराज का डिमांड करो ना, डोमिनियन स्टेटस लेके क्या करेंगे। तो ये जो उस वक्त की यंग जनरेशन थी वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो इसके अगेंस्ट में, इस नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में सुभाष चंद्र बोस वो इसके अगेंस्ट थे, जवाहरलाल नेहरू वो इसके अगेंस्ट है, ये लोग इसके अगेंस्ट थे। फिर ये लोग फिर मिलके फिर एक लीग बनाते हैं, क्योंकि इसको तो एक्सेप्ट किए नहीं ये लोग, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू एक लीग बनाते हैं जिसका नाम होता है इंडियन इंडिपेंडेंस। अब आज़ादी वाला लीग बनाते हैं, एक सेकेंड, ये लोग एक लीग बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। जो मूवी में देखते हो ना इस दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा वाला, ऐसा कुछ दुश्मनी टाइप का ऐसा कुछ नहीं, देख रहे हो ये दो गहरे दोस्ती थे, ये लोग दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये दोनों मिलकर बनाते हैं। मतलब इंडिपेंडेंस चाहिए भैया, हमें डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर 1929 में 14 पॉइंट्स फिर 1929 में फिर दिल्ली प्रपोजल रखा जाता है। दिल्ली प्रपोजल किया जाता है, इसी को बोलते हैं दिल्ली प्रपोजल किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसमें जिन्ना अपना 14 पॉइंट देता है। उसको क्या क्या चाहिए, सब अपना अपना भी पॉइंट दे रहे हैं। नेहरू रिपोर्ट आ गया, कांग्रेस ने अपना पॉइंट रख दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग अभी जिन्ना अपना पॉइंट रखेगा, 14 पॉइंट्स वो रखता है जिन्ना, कहाँ, दिल्ली में, दिल्ली प्रपोजल में रखता है। और ये जो 14 पॉइंट्स रखा है ना, अभी जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 14 पॉइंट्स को एज ए स्ट्रक्चरल एज अ फ्रेमवर्क यूज़ किया। जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमारे बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। 1935 को एज अ स्ट्रक्चरल, एज अ फ्रेमवर्क, एज अ बेस लेते हैं हम लोग। तो वैसे ही पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 14 जो पॉइंट्स है जिन्ना के, उसी से बनाए गए हैं पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एज अ फ्रेमवर्क लिया गया है, ठीक है। तो 1929 में 14 पॉइंट्स आते हैं जिन्ना के दिल्ली में। और इस जिन्ना को क्या कहा जाता है, जिन्ना को क्वेश्चन में आया हुआ कि जिन्ना का को क्या कहा जाता है। जिन्ना का एक टाइटल है क्वायद ए आज़म, क्वायद ए आज़म, ठीक है। और इसमें ये 14 पॉइंट्स में से इसके एक पॉइंट है कि सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए इसको मुस्लिम के लिए, और जिसमें विथ नॉट लेस देन 1/3 रिप्रेजेंटेशन, 1/3 रिप्रेजेंटेशन के साथ इसको सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए मुस्लिम के लिए, ठीक है। ये लाता है। अब ये क्या होगा, अब ये नेहरू रिपोर्ट को क्या एक्सेप्ट किया जाएगा। तो हाँ, एक्सेप्ट किया था कांग्रेस में। क्या कांग्रेस सेशन होता है, कलकत्ता में उसी वक्त मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। और फिर इसमें इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन उतना अच्छा से मतलब कहो कि नहीं, बहुत लोग खुशी खुशी ऐसे एक्सेप्ट कर लिए, तो वैसा नहीं था। मतलब ठीक है एक्सेप्ट कर लिया वैसा वाला था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो रिजेक्ट ही कर दिए, फिर जवाहरलाल नेहरू तो रिजेक्ट ही कर दिए। तो यंग जो जनरेशन थी वो तो इसको रिजेक्ट ही कर रही थी ना। तो इसको ऊपर से मान सकते हो कि हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन उतना भी दिल से एक्सेप्ट पूरे लोगों ने नहीं किया था। इसको मेजॉरिटी बेसिस पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ऐसा था, ठीक है।
फिर क्लैशेस भी हो गए जिन्ना के बीच में कि जिन्ना को चाहिए सेपरेट इलेक्ट्रोड, उसमें उन्होंने कहा मिक्स्ड इलेक्ट्रोड की बात की। फिर यहीं से फिर होता है जो जिन्ना को इसके पहले जो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो एम्बेसडर दिया गया था, किसने दिया था सर? सरोजनी नायडू ने जो दिया था। अब जिन्ना यहाँ से उसका दिमाग ऐसा ख़राब हो जाता है कि अब चाहिए हमको अलग पाकिस्तान। यहीं से फिर उसका हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा वाला जो थॉट आता है उसको यहीं से आने लगता है कि हमारे बारे में बात नहीं कही थी। जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में जो आया मिक्स्ड इलेक्ट्रोड की बात की गई, हमारे लिए बात नहीं की गई। तो यहीं से अब ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं हार्ट ब्रेक वो इसका हो गया। फिर ये इसका दिमाग ऐसा होने लगा कि अब चलो हिंदू मुस्लिम अब अलग अलग, क्योंकि अभी से ही हमारी बात नहीं सुन रहे। अभी तो आज़ादी मिली भी नहीं है, अभी से ही हमारी बात नहीं सुन रहे। आज़ादी मिल गई तो मुस्लिम तो माइनॉरिटी में है, तो फिर पता नहीं हमारा क्या करेंगे। तो इस वजह से फिर ये जिन्ना अब सोचने लगेगा कि अभी तो अलग होना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब इरविन कहेगा कि चलो भाई तुम लोग क्या करो, लेट्स डिसाइडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि चलो चाय पे आओ, सब हमारे घर आओ चाय पे। किधर ये कॉन्फ्रेंस हो कहाँ रहा है? लंदन में। तो घर ही तो बुला रहा है, लंदन में आओ चाय पे आओ, बैठ के बढ़िया से बतियाएंगे। ठीक है, बैठ के बढ़िया से बतियाएंगे। और ये बुलाया किसको दिया जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इरविन इसको बोलता है कि चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के पहले कांग्रेस लॉन्च करती है दिल्ली मैनिफेस्टो। कांग्रेस क्या लॉन्च करती है? दिल्ली मैनिफेस्टो। तो ये लोग जो दिल्ली मैनिफेस्टो लॉन्च करती है जिसमें क्या कहती है कि डोमिनियन स्टेटस की मांग करती है। तो ये सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सब अगेंस्ट होते हैं। तो इनको कहती है कि देखो कांग्रेस लोग ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं इनको ऐसा समझाती हैं कि देखो बच्चे, अब ये डोमिनियन स्टेटस की मांग कर देते हैं। डोमिनियन स्टेटस ये लोग दे देंगे, उसके बाद हम आगे सोचेंगे। ठीक है, और अगर डोमिनियन स्टेटस इन लोगों ने नहीं दिया तो फिर हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। ठीक है, अगर इन लोगों ने नहीं दिया डोमिनियन स्टेटस, हम मांग करते हैं, दिल्ली मैनिफेस्टो में से बात हो रही है कि हम डोमिनियन स्टेटस की बात करेंगे, और अगर इन्होंने डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो हम फिर पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो फिर ये लोग मान गए कि ठीक है 1 साल देख लेते हैं, मतलब 1 साल का टाइम दे दिए गए थे कि 1 साल में ये लोग को दे देते हैं, तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर हम लोग पूर्ण स्वराज करेंगे। तो ये दोनों फिर मान गए कि चलो ठीक है भाई 1 साल देख लेते हैं, देते हैं कि लोग देते हैं कि नहीं देते हैं लोग। फिर 1 साल बीत गया, फिर सब पूरा प्रपोजल लेके जाया गया इरविन के पास कि इरविन ये चीज़ें चाहिए, डोमिनियन स्टेटस दे दो ये सब। इरविन बोला नहीं देंगे, जाओ इधर से। हो गया बेइज्जती। अब बेइज्जती हो गया तो अब होगा बेइज्जती का जवाब। तो ये जो सेशन लाहौर में सेशन हुआ था उससे देखो बेइज्जती का अब जवाब होगा। जवाब ये होगा कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अभी हुआ नहीं था, अभी होने वाला है, जो तुम साल के अंतिम में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखोगे बेटा, उसमें हम आएंगे नहीं। तो वैसे बताया नहीं, लेकिन सरप्राइज तुम आएंगे नहीं, तुम रखो, तुम चाय बना के रखो, हम तुम्हारा चाय फेंकवाएंगे। ठीक है, तो आएंगे नहीं क्योंकि तुमने ये बेइज्जती, हमने तुम्हारी रिपोर्ट भेजा, तुमने दी नहीं। तो फिर एक सेशन होता है 1929 में लाहौर सेशन, जिसके हेड होते हैं जवाहरलाल नेहरू। उसमें क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको बॉयकॉट करना है, नहीं जाने का है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे नहीं जाने का, क्या बेइज्जती, नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर गोल क्या रखा? देखो कहा था अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं देगा पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो गोल क्या रखती है? अब क्या गोल हो गया बेटा? पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, अब डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा, पूर्ण स्वराज देना पड़ेगा अब तुमको। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था उसको लॉन्च करने की बात की गई कि उसको लॉन्च करेंगे अब सिविल डिसओबीडियंस। अब पूर्ण स्वराज आएगा कैसे? बैठे बैठे तो आएगा नहीं ना, कुछ तो मूवमेंट लाना पड़ेगा। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लाया गया। फिर पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? चंपारण सत्याग्रह। फिर 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, और 31 दिसंबर 1930 को फ्लैग को होस्ट किया गया। बैंक ऑफ रावी रिवर के बैंक पे फ्लैग फहराया गया, और स्लोगन क्या दिया गया? इनकलाब जिंदाबाद। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है ये किसने दिया है? ये हमने कल के वीडियो में बताया था, मौलाना हजरत मोहानी ने दिया। ये मौलाना मोहानी ने ये स्लोगन दिया है इनकलाब जिंदाबाद का। ठीक है, ये हो गया। और ये जो 26 जनवरी को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो मनाया जा रहा है 26 जनवरी को, इसीलिए हम 26 जनवरी को अपना ये रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसलिए 26 जनवरी को ही चुना गया था, इसीलिए ये डेट चुना गया था 26 जनवरी ही, क्योंकि संविधान तो हमारा बन गया था 26 नवंबर को ही,
लेकिन क्यों ये डेट रखा गया 26 जनवरी, क्योंकि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था। और ये क्यों 26 जनवरी रखा गया था कि 26 जनवरी को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, तो इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। इसके पीछे बस यही है कि वो नक्षत्र वगैरह जो चंद्रमा जो भी ये होता है ना, शुभ दिन, तो वो ठीक है, शुभ दिन वाला। फिर गांधी जी ने अपना 11 डिमांड रखा और कहा कि देखो बेटा, 11 डिमांड हम तुमसे मांग रहे हैं, अगर तुमने डिमांड पूरी नहीं की तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का तो अभी सिर्फ मैंने ऑथराइज़ किया है, अभी इस कांग्रेस सेशन में ऑथराइज़ किया गया है, फिर हम इसको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और लॉन्च कब करेंगे, लॉन्च डेट कब है, 12 मार्च को लॉन्च किया गया था, 12 मार्च 1930 को फिर ये लॉन्च करने का डेट था। 12 मार्च को हम लॉन्च कर देंगे। 11 डिमांड मान लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो 11 डिमांड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या वो 11 डिमांड थे, लेकिन फिर भी जान लो कि वो डिमांड ऐसे थे कि जो सॉल्ट टैक्स है, सॉल्ट पे जो तुम लोग टैक्स लगाते हो, टैक्स ये लोग सॉल्ट पे टैक्स लगाते थे, ब्रिटिशर्स यहाँ से सॉल्ट लेते थे, बनाते थे इसको, अपने यहाँ जाकर उसको बेचते थे, और यहाँ के लोगों को सॉल्ट पे टैक्स लगाते थे। सोच रहे हो तो सब ये तो पता ही होगा सबको। तो सॉल्ट पे जो टैक्स है बेटा, उसको अबॉलिश करो, उसको हटाओ, ठीक है। लैंड रेवेन्यू जो लेते हो तुम, उसको कम करो, जो तुम इतना हम जो पैसा ऐंठ रहे हो उसको कम करो बेटा, ठीक है। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स सब नहीं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, उनको रिलीज़ करो, ठीक है, उनको रिलीज़ करो। ये सब चीज़ें थी। और जो एक्सपेंडिचर, जो आर्मी और सिविल सर्विस पे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको रिड्यूस करो। ये सब चीज़ें मांगी गई थी उनसे, डिमांड की गई थी गांधी जी के द्वारा, ठीक है, उनकी 11 डिमांड्स में। फिर ये इरविन बोला नहीं, फिर बोला इरविन, चलो फोटो इधर से, इरविन फिर बोला तो होगा डांडी, निकलेगा डंडा, निकलेगा डंडा, डंडा से पड़ा डांडी मार्च, नहीं डंडा से नहीं पड़ा, डंडा पड़ा डांडी, डांडी तक इन्होंने ये डांडी तक ये गए थे, डांडी तक का सफ़र ये तय की थी, इसलिए इसका नाम डांडी मार्च है। डंडा लेकर गए थे इसलिए नहीं, डांडी मार्च, ठीक है। तो ये मार्च निकलता है 12 मार्च से लेके साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक। साबरमती आश्रम, साबरमती कहाँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद बोल रही, अहमदाबाद में, अहमदाबाद, डांडी तक, ठीक है। साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक ये चलेगा 241 माइल्स, सोच रहे हो 241 माइल्स। और 78 डेलीगेट्स इसमें थे, 78 डेलीगेट्स इसमें थे। और ये क्यों गया था, ये डांडी मार्च क्यों निकाला गया था, सॉल्ट पे जो लॉ, सॉल्ट पे जो टैक्स लगा रहे हो भाई, उसको वॉयलेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जाएंगे वहाँ पे। डांडी मार्च ऐसे ये होगा, साबरमती से लेकर डांडी तक जाएंगे, फिर वहाँ पे सॉल्ट को ऐसे पानी को गर्म करके सॉल्ट बनाएंगे, तो ये जो सॉल्ट टैक्स था वो ख़त्म हो जाएगा, दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे इस लॉ को हम वॉयलेट कर रहे हैं, सॉल्ट लॉ को, ठीक है। गांधी जी डिसाइड की टू ना, स्पेलिंग मिस्टेक कैसे होता है, रेन नहीं है ये, रेड है, ठीक है। दर्शना, गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि वो दर्शना को रेड करेंगे, दर्शना जगह जो है उसको रेड करेंगे। और फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया था, 4 मई को ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था। इनके साथ और भी लोग थे, जैसे कि अब्दुल गफ़र खान, उनको अरेस्ट कर लिया था। पेशावर पाकिस्तान वाले एरिया में उनको अरेस्ट कर लिया गया था अब्दुल गफ़र खान को। अब्दुल गफ़र खान को बादशाह खान कहते हैं और फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, और ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट याद रखना। इनको बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है, अब्दुल गफ़र खान को। इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट निकाला था। रेड शर्ट मूवमेंट सब लोग रेड कलर की शर्ट पहने थे, तो रेड शर्ट मूवमेंट निकाला था। और ये फाउंडर थे किसके, खुदाई कितमातगर के ये फाउंडर थे, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो ये जो डांडी मार्च हो रहा है, इसको अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मतलब गांधी जी तो साबरमती आश्रम से आए, अहमदाबाद से, तो अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग आएंगे इस डांडी मार्च में पार्टिसिपेट करने। तो दर्शना से कौन आए, सरोजनी नायडू। दर्शना से कौन आई, सरोजनी नायडू। और ये फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेंट थी, पहली बार वुमेन पार्टिसिपेंट यही थी। और मणिपुर और नागालैंड से रानी गैडिनलू थी। तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी, मालाबार से के केलापन, और बिहार से अंबिका कांत सिन्हा। अब बिहार में तो कोई कोस्टल एरिया तो है नहीं भाई, तो वहाँ पे क्या कैसे हुआ ये। तो एक पॉन्ड था जिसका नाम था नाकाश पॉन्ड, तो वहाँ पे सबको जाना था, वहाँ पे वो उस पॉन्ड को ऐसे पानी वहाँ का गर्म करेंगे, फिर से सॉल्ट लॉ को वॉयलेट करेंगे, तो ऐसा था। ओडिशा से गोपाल बंधु चौधरी,
ठीक है, गोपाल बंधु चौधरी। अगर कहीं कहीं नाम अगर रहा, सरोजिनी नायडू का अगर नाम नहीं रहा तो कहीं कहीं नाम रहेगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को कहा था कि ये जो दांडी मार्च कर रहे हो, ये जो मूवमेंट है, इसको सिर्फ मेन तक ही रिस्ट्रिक्ट मत करना, इसमें वुमेन को भी पार्टिसिपेट करने दो। सेम चीज़ कमला देवी ने कहा था इनको कि ये जो दांडी मार्च निकाले हो इसको मेन तक अकेले, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट टू मेन अलोन, इसको मेन तक ही रिस्ट्रिक्ट मत कर दो इस मूवमेंट को, इसमें वुमेन को भी पार्टिसिपेट लेने दो। ठीक है, इसको मेन तक सिर्फ मत रखो, ये जो दांडी मार्च निकाले हो। तो ये चीज़ कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने कहा था गांधी जी को। ठीक है, और ये सब नाम याद रखना है। तो हाँ, याद रखना है। जैसे कैसे याद करोगे? बिहार में सिन्हा से ले सकते हो, अंबिका कांत सिन्हा। कैसे करेंगे? सोनाक्षी सिन्हा, वो बिहार से ऐसे ले सकते हो। आई डोंट नो, कुछ और अच्छा ट्रिक होगा तो आप ऐसे कर लेना। फिर तमिलनाडु तो राजगोपालाचारी पता ही होगा। मणिपुर है ना नागालैंड, ये नाम से अजीब नाम ही तो है। चलो, अब 14 फरवरी 1931 को इरविन्स डिमांड टू गांधी। अब भाई, अब इरविन की डिमांड है गांधी जैसे कि भाई ये प्लीज़ ये सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट इसको प्लीज़ हटा दो। ठीक है, तब डिमांड करेगा 14 फरवरी 1931 को इरविन डिमांड करेगा गांधी जी से कि प्लीज़ ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आप चला रहे हो, प्लीज़ वो सस्पेंड कर दो, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, और बोला कि आप जो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस है उसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट कर लो। क्यों? क्योंकि इरविन के ऊपर प्रेशर आ रहा था। लोग ऐसे कह रहे थे, जो ब्रिटिशर्स के, जो इसका इरविन के जो ऊपर का था, वो कह रहा था कि तुम कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे नहीं। फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसमें कांग्रेस नहीं गई थी। फर्स्ट टेबल अभी तो बताया ऊपर में कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस बॉयकॉट कर दिया था, नहीं गई थी। तो फिर इरविन के ऊपर प्रेशर होने लगा कि कांग्रेस को बुलाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे और गांधी जी को बुलाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे स्पेशली। ठीक है, तो फिर इस पर प्रेशर आने लगा। अब ये वही विनती कर रहा है कि अरे आ जाओ गांधी जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ जाओ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है इरविन, डिमांड करता है। और ये CDM जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको सस्पेंड करने के लिए बोलता है अपना डिमांड में। 14 फरवरी को ये डिमांड देता है 1931। वो तो याद मत रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रख लेना। ठीक है, फिर अब 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होगी। गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है जिसमें देखो, पैक्ट ऐसे नहीं हो जाएगा। अब ये डिमांड किया है, तुम गांधी जी भी भाई डिमांड करेंगे कि ठीक है मेरी शर्त है, शर्त करेंगे, शर्त। अब डिमांड नहीं, अब शर्त रखी जाएगी। ठीक है तो शर्त क्या था गांधी जी के कि हम शर्त मानोगे तो हम सेकंड में आएंगे। तो शर्त क्या थी इनकी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सेम पहले वाला तो माना नहीं था, सेम वही लाएंगे। तो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करो। और वो लोग मतलब जो वायलेंस नहीं किए हैं, जो वायलेंस नहीं किए, जो नॉन वायलेंस के राह पे चल के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो उसको रिलीज़ करो। एक तो इनका डिमांड ये था। दूसरा ये था कि ये जो सॉल्ट लॉ तुम ये जो लगा रखे हो इसको हटाओ। एटलीस्ट लोग अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए उनके पास राइट दो कि वो पर्सनल कंजप्शन के लिए खुद के लिए सिर्फ खुद वो खा सके, इतना वो खुद प्रोड्यूस कर लें। बेचा बेची वो लोग नहीं करें, लेकिन वो अपने लिए वो सॉल्ट प्रोड्यूस कर सके, उनको ये राइट दो। ठीक है, सॉल्ट प्रोड्यूस करने का राइट की मांग की कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए, पर्सनल कंजप्शन के लिए। दूसरा हो गया। थर्ड क्या था कि प्रॉपर्टी दो, गिव द प्रॉपर्टी। जोन जोन लोगों का प्रॉपर्टी जब्त किए हो, जिन जिन लोगों का प्रॉपर्टी जब्त किए हो उनको वापस करो। मतलब अगर तुम उस प्रॉपर्टी को किसी को बेचे नहीं हो, तो जो जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है और तुमने लोगों से जब्त किए हैं तो उस प्रॉपर्टी को वापस करो। ये तीनों डिमांड थी। और इसमें जो अभी मेन बात तो यही है कि गांधी जी ने भगत सिंह की वो जो फांसी हुई थी उसको क्यों नहीं माफ़ करवाया। याद आ रहा था कोई 14 फरवरी 23 मार्च का वो टाइम है, तो ये फांसी के पहले का था, तो उसकी मांग क्यों नहीं की? तो उसकी मांग की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने किया था कि ये जो भगत सिंह और ये जो हैं इनको फांसी से हटाओ, इनको फांसी नहीं दो। तो फिर इरविन बोला कि एक तो गांधी जी क्या कहते हैं, एक तो नॉन वायलेंस के ऊपर ये बात करते हैं कि अहिंसा नहीं, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ भगत सिंह ये सब तो हिंसा के राह पे चलते थे, वायलेंस के राह पे चलते, उनको बचाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो गांधी जी की जो फिलॉसफी है मुझे समझ में नहीं आती है, ऐसा इरविन ने कहा था। ठीक है,
कि खुद तो नॉन वायलेंस की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की राह पे चलते हैं, लेकिन बचा किसको रहे हैं? जो वायलेंस पे चल रहा है। ठीक है, और तो इरविन तो ऐसा बात माना नहीं, इनको सबको पता है, बात तो माना नहीं। तो फिर गांधी जी ने एक आइडिया दिया था, किसको? अजीत सिंह को आइडिया था। अजीत सिंह कौन है? भगत सिंह के चाचा जी हैं, बताया था ना ऊपर, अगले कल के वीडियो में, कल की परसों के वीडियो में बताया था। तो चाचा जी हैं, इनको बोला था कि सुनिए इधर आइए, बात ऐसा है कि जो भगत सिंह हैं उनको बोलो कि एक माफ़ीनामा पत्र एक लिखने के लिए, मतलब लोग ऐसे लिखते थे, अगर किसी को फांसी हो रही है, अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है, किसी को फांसी हो रही है, तो वो एक माफ़ीनामा पत्र लिखते थे जो कि वायसराय के पास जाता था। अगर वायसराय ने उसको ओके कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं ओके किया तो फिर उसके ऊपर जाएगा, फिर मतलब ऐसे जो किंग क्वीन है उनके पास जाएगा वो पत्र। अगर उनकी मर्जी हुई तो वो उस पत्र को एक्सेप्ट कर लेते थे, फिर वो फांसी रुक जाती थी। तो ऐसे लोग करते थे, बहुत लोग ऐसे करते थे। ठीक है, तो फिर यही आइडिया गांधी जी ने दी अजीत सिंह को, चाचा जी को, कि जाके एक बार बोल के देखो भगत सिंह को कि वो माफ़ीनामा पत्र लिख दें, शायद उनको फांसी रुक जाए। क्योंकि इरविन तो सीधे कह रहा है कि नॉन वायलेंस के राह पे चलते हो और वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारी फिलॉसफी समझ में नहीं आ रही है। तो एक ही आइडिया है कि माफ़ीनामा पत्र लिखने के लिए बोलो, लेकिन वो भगत सिंह लिखते नहीं है माफ़ीनामा पत्र। इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर आज मैंने माफ़ीनामा पत्र लिख लिया तो आगे की जनरेशन को मैं क्या सीख दूंगा, मैं क्या उनको मोटिवेट करूँगा, इसलिए वो माफ़ीनामा पत्र लिखने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो यही है। फिर बाकी सब तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ये होता है वही एक्सेप्ट किया जाएगा। अब होगा इरविन पैक्ट, इसमें वही जो डिमांड्स थी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है जिसमें जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, एक तो इरविन की बात मानी गई और एक गांधी जी की बात मानी जाएगी। वो क्या था कि सॉल्ट लॉ जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। ओके, अब हम कुछ नोवेल्स एंड बुक्स देख लेते हैं, जैसे कि वाई आई एम एन अथेइस्ट। ये किसके द्वारा लिखा गया? भगत सिंह अनास्तिक थे, भगवान में बिलीव नहीं करते थे, तो ये बुक उन्होंने लिखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बंदी जीवन, ये लिखा, ये सब क्वेश्चन में आया हुआ है इसलिए। बंदी जीवन सचिन सन्याल, इसको कैसे याद करोगे? सचिन तेंदुलकर, उनसे कर लेना, उनका जीवन एकदम कितना है माशाल्लाह ऐसा। ठीक है, पत्थर दाव, ये है शरत चंद्र चटर्जी। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? सरत से करो सड़क, सड़क पे पत्थर। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, वीसी बोहरा के द्वारा, बोहरा, इसको कैसे याद करोगे? कोई बॉम्ब फेंक रहा है तो ऐसे कहेंगे ना, वो अरे वो रहा, वो फेंका है, वो रहा, वो, इतना प्यार से नहीं बोलेंगे वो, तो ऐसे वो रहा, वो फेंका है। ठीक है, एक और है, वो भी भगत सिंह जी के द्वारा ही, उसको लिखना, टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भगत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स। ठीक है, तो ये भी लिख लेना। ये सब साइमन कमीशन हुए कहाँ थे? ये सब कहाँ हुए थे अभी बताया? लंदन में हुए थे। और ये खत्म हो गया। ऊपर चलते हैं, कुछ ट्रिक व्रिक देख लेते हैं। ये सब चीज़ें 1924 सब देखो, इस समय ट्रिक्स कुछ है नहीं। 1924 याद रखोगे, अपने आप सब इंसिडेंट कनेक्ट होते जाएगा। 1924 कुछ तो कांड करेंगे ही, तो काकोरी इंसिडेंट हुआ था, काकोरी कांड। फिर 1928 फिर एच एस आर, उसको नाम उसका बदल दिया गया। 1926 अब अलग अलग से अपना बनाएंगे। पंजाब नौजवान किसके द्वारा बनाएंगे? 1927 सबको पता, साइमन ऐसे 7 ऐसे याद रखना, ऐसे साइमन ऐसे 7 और 7 इसमें मेंबर भी थे, तो 7 से 7 मेंबर भी थे इसमें। ठीक है, स्कॉट, भगत सिंह, ये सब चीज़ें आप कनेक्ट ही करते जाओगे। 29, 31 सब एक सब साथ में ही हो रहा था, तो चीज़ें याद रहेंगी। चित्तगांव मास्टर था सूर्य सेन। फिर इसमें भी याद कराई दिया, कल्पना से कल्पना चावला कुछ ले लेना, बीना दास, प्रीति से कुछ ले लेना इसमें। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, इसको चेक करने के लिए साइमन कमीशन आता है। इसमें कोई ट्रिक तो नहीं, इसको ध्यान ही रखोगे ना कि 8 साल बाद आया था डिफरेंस। ये सब चीज़ें तो कनेक्ट हो जाएंगी। फिर बोला कि तुमको हमारा नहीं एक्सेप्ट करना, तो तुम अपना कुछ बना के देखो, तुमको अपना रिपोर्ट लाओ जिससे तुम भी एक्सेप्ट करो, तुम्हारी पूरी जनता भी एक्सेप्ट करे। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आया 1929 में, फिर 1928 में, फिर 29 में जिन्ना ने भी अपने 14 पॉइंट्स रख दिए। ये सब चीज़ें मुस्लिम लीग भी अपना बोलेगी, अपना बात रखेगी, तो 14 पॉइंट्स उसने भी रखे। फिर हुआ कि चलो भाई इतना सब कुछ हो रहा है, तो चलो बैठ के आराम से बैठ के बतियाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। ये सब चीज़ें हुई। तो उसके पहले कहा गया, ऐसा दिल्ली मैनिफेस्टो हुआ, फिर कहा अगर मानेगा नहीं
डोमिनेंट स्टेटस तो पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, नहीं माना तो फिर हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं जाएंगे भाई, नहीं मानो तो नहीं जाएंगे। वो सब हो गया। ये सब चीज़ें हुई थी कहाँ, कहीं बैठ के तो बतियाएंगे ये लोग। ये सब सेशन हुआ था लाहौर सेशन, उसमें ये लोग बात किए थे कि हम लोग नहीं जाएंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूर्ण स्वराज फिर हम गोल अपनाएंगे, ये सब चीज़ें हुई। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ये सब थोड़ा डेट्स है, इसको ध्यान रखना कब लॉन्च किया गया 1930। एक पेज में जो भी जैसे भी कर सकते हो कर लेना याद, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको याद करवाने का कोई ट्रिक नहीं, इसको इसमें क्या ट्रिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा याद रखना। 31 दिसंबर आखिरी डेट, 31 दिसंबर, ठीक। फिर गांधी जी ने अपने 11 डिमांड्स मांगे थे तो कनेक्ट कर लोगे। फिर डांडी मार्च हुआ, इस 241 माइल्स 78 डेलीगेट्स, इसका ध्यान रखना होता है। इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट था बता ही दिया। तमिलनाडु से ये बिलोंग करते राजगोपालाचारी, तो वहीं से ये लाए थे। केलापन, केलापन से अकेलापन कर दो ना, अकेलापन था तो बाढ़ में चला गया क्योंकि बाढ़ में मस्ती करने चला गया, ये हो सकता है। फिर ये सब चीज़ें ठीक है। 11 डिमांड्स 11 नहीं, इरविन डिमांड करेगा तो ऑब्वियसली बात है गांधी जी डिमांड करेंगे। आप दोनों डिमांड कर ही लिए, दोनों अग्रीमेंट होंगे कि चलो ठीक है तुम्हारी डिमांड मेरी डिमांड दोनों की पूरी की जाएगी। जो भी जितनी भी डिमांड्स है पूरी की जाएंगी, जितना भी मन करे। तो फिर दोनों के बीच में पैक्ट होगा, साइन होगा, दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ 5 मार्च को। फिर ये सब तो हाँ, तीनों जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कब 1930, 31, 32। बुक का नाम बता ही दिया, कैसे कैसे याद करोगे, ठीक है। तो अब इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है। कल हम पूरा 1947 पूरा आज़ादी तक हम देख लेंगे, आज़ादी तक पूरा खत्म हो जाएगा। कल हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री सब सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ज्योग्राफी पे करेंगे। कल हमारा भाई क्विट इंडिया मूवमेंट बचा हुआ है, वो हम देखेंगे। चलो, और यहाँ तक में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर चले जाना। तब तक के लिए थैंक यू।